हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। आज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो भी मैं महेश कुमार वर्णाल की जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उससे भारतीय इतिहास की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनसीईआरटी 6 to 12 है वो चाहे आईएएस की एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, केवीएस का, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस की एग्जाम, डीएसएसबी या कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम हो, जहाँ कहीं पर भी इंडियन हिस्ट्री आता है वहाँ पर जो है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस सभी लोग जानते हैं। तो आपको बस दो काम करने हैं। एक तो आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, तो वो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सार संग्रह से मेरे साथ इसमें कर सकते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। पढ़ भी लिया तो आप क्विक रिवीजन इससे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स लगाने हैं, तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे सीक्वेंस से। तो भारत के इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल, किस डेट में कौन आया, किस एज में कौन आया, वो हिस्ट्री कहलाता है। इतिहास के पिता जो हैं हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स भी कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ध्यान देंगे, न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक जो खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसे डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले हम इधर देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक जो अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया की किसकी कृति है? ये स्टुअर्ट पिगट की है। स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया की कृति इन्होंने अध्ययन से संबंधित है। चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु। भारत को वो जो यहाँ पर आते थे यात्रा, ये बहुत यात्रा करते थे, तो जब जाते थे तो नई नई कहानियां बताते थे, तो वो भारत को किस शब्द से संबोधित करते थे? इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, यानी कि जैसे स्टोन्स वगैरह में जो लिखा जाता है, कुरेदा जाता है, उसे एपिग्राफी। ठीक है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या भी कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? ये हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाथी गुम्फा। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? ये वीए स्मिथ ने करा था। भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने किया था? तैयार किया था वीए स्मिथ। अब हम लोग आते हैं कि कौन सा पीरियड कितने टाइम के लिए था। तो बहुत ही बेसिक नॉलेज इसकी हमें चाहिए। ठीक है। तो इतिहास को हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, और हिस्टोरिकल पीरियड जो आपका है ऐतिहासिक काल। तो एक एक करके देखते हैं कि इन समय पर क्या मेन चीज हुई थी। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक, जो इसको मानव उत्पत्ति से ये इनका काल है, ये इनका समय है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत था, क्योंकि लिखित साक्ष्य इस समय पर प्री हिस्टोरिक पीरियड पे उपलब्ध नहीं थे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ये 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का पीरियड माना जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, किंतु अपठनीय। उनमें भाषा ऐसी लिखी होती थी कि वो नहीं पढ़ पाते हैं। आज भी हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। सिर्फ उनका जो हम लोगों ने पुरातत्व विभाग से जो हमें खुदाई के दौरान मिला, उससे ही हमने सब अनुमान लगाया है। हिस्टोरिकल पीरियड 6000 ईस्वी पूर्व से आगे, और पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य इसमें उपलब्ध है में हिस्टोरिकल पीरियड, यानी 600 ईस्वी पूर्व से आगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य को देखा जाता है, विदेशी विवरण, विदेशी में लोगों ने क्या कहा है उसको ध्यान में रखा जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को इसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो थे उन्हें कहा जाता है। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ठीक है। इधर आ जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन है? तो ये कौन थे?
पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीनतम राजा वैश्वद मनु थे। ठीक है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। ध्यान देंगे, वायु पुराण गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास को जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से प्रारंभ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मत्स्य पुराण। जो ये मत्स्य पुराण थी किस वंश से संबंधित है? ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाएं से बाएं। हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इससे मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संगीता था। कुछ समय पश्चात ये बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्री संगीता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। डार्विन के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं ना। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला नाम से। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला नाम से। हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं प्रमुख अभिलेख और उसके शासक। तो सबसे पहला जो हमें अभिलेख मिला था वो हाथी गुम्फा से मिला था। किस शासक के दौरान? कलिंग नरेश खारवेल के दौरान। एहोल अभिलेख हमें पुलकेशिन सेकंड के उसमें मिला था, द्वितीय में। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के शासनकाल में मिला था। जूनागढ़ अभिलेख हमें रुद्रदामन के शासनकाल में मिला था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख हमें समुद्रगुप्त के शासनकाल में मिला था। मंदसौर अभिलेख हमें मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल में मिला था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के। तो बौद्ध स्तंभ लेख से जिसकी जानकारी मिलती है वो कौन सा है? शुंग काल की। हेंसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत के अनुसार किस पुस्तक में किया था? सीयू की में किया था। अरबी पुस्तक की भाषा किताबुल हिंद की रचना किसने करी थी? अल बरूनी ने। ये पहले मैं बता चुकी हूँ। किताबुल हिंद। मोरक्को की यात्री मोरक्को का था ये इब्न बतूता। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा को उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का पता चलता है। ठीक है। चीनी लेखकों के वर्णन देख लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। फाहियान जो था 399 से 414 ईस्वी का समय था इसका। इसने भारत की रचनाएं में भारत की दशा का विवरण दिया। प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद यानी राजमहल को देव निर्मित कराया था। ठीक है। हेंगसांग जो है 629 से लेकर 645 ईस्वी के बीच का इनका समय था। इनकी जो रचनाएं हैं उनकी बुक का नाम है सीयू की। पाश्चात्य संसार के लेख थे। हेंगसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ध्यान देंगे कौन कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया था, जिसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया और इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है। किसे? हेंगसांग को। इत्संग जो था वो 673 से लेकर 675 ईस्वी तक रहे। ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इन्होंने लिखी, इनकी रचनाएं थी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, तो इसकी यात्रा का विवरण था। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख यानी ईरान एडिक्ट से प्राप्त होता है। तो ये जो मैंने आपको सबसे पहले प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत कंप्लीट करा दिया है। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन्हें ये याद आ जाएंगी और एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। गवर्नमेंट की एग्जाम कोई भी हो, वहाँ सभी जगह ये इंपॉर्टेंट है।